हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आपका हमारे चैनल एजुकेशन विद पीएसके में। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कलेक्शन करके लाता रहता हूं। और आज उसी सीरीज में हमारा विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने वाले हैं। सभी प्रश्न पिछले लास्ट ईयर जो है एग्ज़ाम्स में, विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे, उनको कलेक्शन करके हम लाए हैं। जो शायद आप को करने में काफ़ी समय लगता है या शायद आप ना भी कर पाते। तो ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सबका भला होगा। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है हमारा पहला, आपकी स्क्रीन पे आ गया। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 ऑप्शन आ गए, 6, 8, 10 या 12। तो राइट आंसर अपना चेक करते हैं फटाफट। मैं आपको वीडियो कराऊंगा तो पूरा जो है, या तो आप स्क्रीनशॉट ऐसे ही ले लीजिएगा या कहीं पे नोट करके रखिएगा, जिससे जो है आपको जो है बाद में पढ़ने में आसानी हो, या वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपका भला हो जाएगा या आपको रट आएंगे। तो क्वेश्चन था हमारा, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट आंसर हमारा ए है, बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो हमारा जो है ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आ गए, तो राइट आंसर है हमारा बी, करेक्ट है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो है हमारा, ये रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये हमारी भौतिक प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो प्रफुर्तीकरण, आसवन, निष्क्रियकरण या ऊर्ध्वपातन। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ गए। फटाफट आप आंसर देते रहिएगा। मैं आपको यहाँ पर उत्तर फटाफट बताते जा रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। निष्क्रियकरण जो है इसका ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। ये निष्क्रियकरण जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। बात करते हैं प्रफुर्तीकरण, आसवन और उद्वहन, तो ये जो है आपके सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? 4 ऑप्शन आ गए। प्रोटॉन में कमी, प्रोटॉन में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि या इलेक्ट्रॉन में कमी। तो फटाफट आपको आंसर देना है इसका कौन सा है। तो राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन में जो है कमी होती है। यानी कि ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? अगर किसी कारण से आपके शरीर में चोट लग जाती है तो उसका जो है सेल विभाजन यानी कि मरम्मत कैसे होती है? तो 4 ऑप्शन आ गए। मियोसिस से होता है या माइटोसिस से होता है। माइटोसिस या मियोसिस दोनों कार्य करते हैं या केवल समसूत्रीकरण होता है? तो राइट आंसर हमारा होगा केवल समसूत्रीकरण द्वारा जो है हमारे घाव जो है भर जाते हैं, यानी कि चोट लगने पर मरम्मत के लिए सेल समसूत्रीकरण द्वारा जो है घाव भरते हैं। तो राइट आंसर डी हो गया हमारा। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? यहाँ पर बात हो रही है कि 4 ऑप्शन आएंगे। चारों ऑप्शनों में से हमें ये बताना कौन सा प्लांट सेल्स में जो है पाए जाते हैं लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते। तो बात करते हैं यहाँ पे पादप कोशिका की। तो पादप कोशिका में ऐसा कोई एक इसे अलग सबसे बनाता है सेल जो इसमें पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में जो है वो अंग जो है नहीं पाया जाएगा। तो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से यानी कि एनिमल सेल से अलग करता है? तो प्लांट सेल की बात करें तो सभी में अधिकतर चीज़ें सेम ही रहती हैं, लेकिन आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, ऑप्शन चेक करते हैं पहले। तो राइट आंसर हमारा क्लोरोप्लास्ट है। तो ये जो है इसको अलग बनाता है, यानी पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। कारण रीजन ये है क्योंकि प्रकाश से संश्लेषण होता है, तो हमारा क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल ही पत्तियों में पाया जाता है। तो इसके कारण जो है ये अपने आप को पौधे हरा बनाए रखते हैं, यानी ग्रीन। आप देखते हैं पौधे ग्रीन रहते हैं, जब क्लोरोप्लास्ट नष्ट होता है तो सूख जाता है वो। तो ये पादप कोशिका को जंतु कोशिका से, पशु कोशिका से अलग बनाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट नए नए हैं जो भी व्यूअर्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फटाफट। और निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? तीखी गंध बतानी है। 4 ऑप्शन आएंगे, या कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर अमोनिया में या फिर हाइड्रोजन में या इनमें से किसी में नहीं आती है। तो राइट आंसर हमारा जो है
बी, यानी कि इसमें जो है अमोनिया में जो है तीखी गंध होती है। बाकी ये बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की, तो इनमें गंधी नहीं होती है, गंधहीन होती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? 4 ऑप्शन आ गए आपकी स्क्रीन पे। कोलंबस, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन या इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं इसके राइट आंसर की। तो विकास का सिद्धांत जानते हैं सभी, चार्ल्स डार्विन ने जो है प्रतिपादित किया था, लेकिन जो है आपको याद रखना है चार्ल्स डार्विन को। अगला प्रश्न, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? यानी रूम टेम्परेचर में ही कोई ऐसी धातु है इन 4 ऑप्शंस में जो है बिल्कुल द्रव्य में यानी कि पानी में बदल जाएगी। तो हमें जो है इनमें से 4 ऑप्शन में से देखना है कौन सा है। तो राइट आंसर है हमारा ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है, अधातु है जो कि रूम टेम्परेचर में द्रव्य में बदल जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो पेट में एक रस होता है जो पाचन ग्रंथियों से निकलता रहता है, खाने को पचाता रहता है, तो वो पेट की परत से ही निकलता है। तो उस रस को यानी कि उस लिक्विड को हमें बताना है कौन सा एसिड है वो। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है यानी निकलता है जो भोजन को पचाता है? तो राइट आंसर हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। HCl जो है आपका पेट की परत से स्रावित होता है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है 4 ऑप्शन आ गए, या तो सभी गलत हो सकते हैं ये नीचे दिए हुए ऑप्शन, या फिर परिवर्तनशील या शून्य या परिवर्तनशील। तो राइट आंसर अपना चेक करेंगे। राइट आंसर हो गया हमारा परिवर्तनशील। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है? अब बताइए कि दूध अगर आप मथते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसे मथा जाता है। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आप जानते होंगे कि कैसे मथते हैं। शहर में रह रहे हैं तो आप किसी फैक्ट्री में या पास में आपके कोई जो दूध का व्यापार करता है वहाँ देख सकते हैं, तो वो जो मथते हैं तो दूध से जो है उसका क्रीम ऊपर निकल के आती है। तो ये प्रक्रिया हमें बतानी है कि उसमें कौन सा बल कार्य करता है। तो इसमें जो है राइट आंसर हम लोग चेक करेंगे। राइट आंसर है इसका अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल उसमें जो है कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल उसमें कार्य करता है, जिससे दूध से जो है क्रीम बाहर आ जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई 4 ऑप्शन में बतानी, नाभिक, अंग, कोशिका, गाल्गी बॉडी। तो मूलभूत इकाई जीवन की जो है कोशिका है। सेल से ही आप याद रखना, सेल से ही हम लोगों का निर्माण हुआ है, सेल से ही हम बने हैं और सेल से ही जिंदगी चलती है। सेल्स है तो जिंदगी है, जीवन है। तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है सेल्स है। और पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन आ गए आपकी स्क्रीन पे। तो पोलियो वैक्सीन की खोज जो है जोनास सॉल्क द्वारा की गई थी। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास सॉल्क द्वारा की गई थी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो 4 ऑप्शन है, एडवर्ड जेनर, फ्लेमिंग, डार्विन, आइंस्टीन। तो राइट आंसर हमारा आ ही गया हमारी स्क्रीन पे, एडवर्ड जोनर। तो चेचक की टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य कणों को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन के जो समतुल्य कण होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा जो है पॉजिट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के बराबर के कण होते हैं उन्हें हमें पॉजिट्रॉन कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है हमारा न्यूटन। न्यूटन द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया गया था। मनुष्यों में कौन सा रोग संक्रमित पशु या जानवर काटने से फैलता है? तो ये सभी को पता होगा, रेबीज ऐसा रोग है जो मनुष्य जो संक्रमित हो जाता है, तो उसको चाहे कोई पशु हो या जानवर हो तो उसके काटने से बहुत तेज़ी से इंसान में फैलता है, जिसके कारण इंसान जो है बहुत जल्दी संक्रमित होता है, डेथ हो जाती है उसकी। तो ये रेबीज है। तो ये जैसे कि कुत्ता हुआ, आपका बिल्ली हुई, या फिर आपका चमगादड़ हुआ, इनसे अगर ये संक्रमित है तो मनुष्य में ये आ सकता है। तो अगला प्रश्न, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो इसमें जो है राइट आंसर हमें निकालना है। राइट आंसर है अपकेंद्रण। राइट आंसर है अपकेंद्रण, यानी कि
अपकेंद्रण वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो अगला प्रश्न, स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है? राइट आंसर देखते हैं इसका। स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है? तो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। 4 ऑप्शन थे तो इसमें जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। स्थिति विज्ञान जो है हमारी विश्राम की स्थिति से संबंधित है। तो आप जानते हैं मैंने फटाफट आपकी स्क्रीन पे 20 प्रश्न लाए, बिल्कुल ही टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका, क्योंकि मुझे पता है समय बहुमूल्य है, सदुपयोग करना चाहिए, तो बिल्कुल फटाफट मैं आपकी स्क्रीन पे लाया हूँ। अगर आपको इन प्रश्नों को बहुत जल्दी जल्दी आपकी स्क्रीन पे आए तो उसे पॉज करते हुए देखिएगा, या फिर आप 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये पिछले साल एग्ज़ाम्स हुए थे जिनमें साइंस पूछी गई थी, उनमें आए थे ये सभी प्रश्न। तो अगर आपको अच्छे लगे हुए तो एजुकेशन विद पीएसके को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।